तो बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आप सब के लिए जो है साइंस का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। तो आज का जो सीरीज है फटाफट होने वाला सीरीज है। स्पीड में चलेंगे हम लोग आज, तो काफ़ी तेज़ी से चलेंगे, ठीक है। और जो है अन्य जो ऑप्शन है हमारा दिया हुआ ABCD, इन पर कम ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है साथियों। तो पहला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। इंद्रधनुष जिसको रैम्बो बोलते हैं, उसका बनने का क्या कारण है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में जो है सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। मतलब कभी बरसात के मौसम में भी होता है और कभी जो ठंडा का मौसम में जो कुहासा ओस का बूंद सब होता है ना, उस समय भी जो है ना इंद्रधनुष आकाश में देखा जा सकता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष जो बनता है, कैसे बनता है, देखिए बरसात के समय में जो बारिश की बूंदें, जो पानी की बूंदें हैं या ओस की बूंदें हैं, वो जो है ना मतलब लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। और लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों का क्या कर देता है, अपवर्तन कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो सभी किरणें आकाश में जाती है और वहाँ से मतलब परावर्तन के पश्चात हम लोग उसको, उस इंद्रधनुष को आकाश में देख पाते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, मतलब परावर्तन के कारण ही। जब वो मतलब कोई चीज़ हमको नज़र कैसे आता है, जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और वहाँ से टकरा के हमारी आँख में आता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो जो इंद्रधनुष बनने का कारण है ना, दोनों है, एक तो अपवर्तन और एक परावर्तन, दोनों के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं, जो ओस की छोटी छोटी बूंदें हैं ना, वो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन कर देती है, वहाँ से फिर आकाश में जाके वहाँ से परावर्तन होकर के फिर हम उसको देख पाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष जो है ना 7 रंगों का पट्टी होता है। कितना रंग होता है उसमें, 7 रंग होता है, सबको पता होगा, ठीक है। 7 रंगों का पट्टी होता है, 7 रंगों का पट्टी होता है। इसको हम लोग नाम देते हैं विब जियोर कह के, विब जियोर, विब जियोर नाम देते हैं, ठीक है। हम जानते हैं ना क्या होता है, R4 होता है आपका रेड, R से क्या हो जाता है भाई, रेड होता है। O से क्या होता है आपका ऑरेंज, O से क्या होता है ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद Y से क्या हो जाता है आपका येलो, येलो मीन्स पीला, ठीक है। उसके बाद G से क्या हो जाता है आपका ग्रीन, G से क्या हो जाता है ग्रीन। B से क्या हो जाएगा आपका ब्लू, ठीक। अच्छा, उसके बाद I से क्या हो जाएगा आपका इंडिगो, I से क्या हो जाएगा जामुनी, जिसको बोलते हैं इंडिगो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा वायलेट, बैगनी रंग का, वायलेट क्या होगा, बैगनी, ठीक है। वायलेट मीन्स बैगनी। ये 7 रंगों का जो क्रम होता है, ठीक है, इसी तरह से होता है इंद्रधनुष में। तो इसमें क्या होता है ना, देखिएगा आप अगर किसी प्रिज्म से इनको गुजारेंगे हम ना, देखिए किसी प्रिज्म से अगर हम इसको गुजारते हैं, देखिए एक प्रिज्म बना देते हैं, एक प्रिज्म से हम ना प्रकाश के सफ़ेद रंग को गुजारते हैं, इसको वर्ण विक्षेपण वाला घटना हम लोग पढ़े होंगे। देखिए, एक श्वेत प्रकाश का कोई किरण है, उसको जब प्रिज्म से गुजारेंगे हम लोग ना, तो वो क्या होगा कि 7 रंगों में टूट जाता है। कितना रंगों में टूट जाता है, 7 रंगों में इस तरह से टूट जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंग में, 7 रंग में टूट जाता है इस तरह से वो, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए, तो सबसे ऊपर जो होता है ना रेड रंग, रेड कलर होता है, और सबसे नीचे जो होता है वायलेट होता है, बैगनी रंग होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो ज़्यादा मुड़ता है कौन सा मुड़ता है, मतलब उसको बोलते हैं विचलन। तो देखिए, मतलब अगर कहें आपको कि सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है किसका होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है, याद रखिएगा, सबसे कम विचलन जो है, सबसे कम विचलन जो है मतलब सबसे कम कौन सा मुड़ता है रंग, तो सबसे कम जो मुड़ता है वो वायलेट रंग मुड़ता है। बैगनी रंग जो है क्या होता है, सबसे कम मुड़ता है, ठीक है। और लाल रंग जो है सबसे अधिक मुड़ता है, लाल रंग जो है क्या होता है, सबसे अधिक मुड़ता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि मतलब स्पेक्ट्रम जब हम लोग प्राप्त करते हैं, जब एक श्वेत मतलब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक कौन सा रंग मुड़ता है, तो सबसे अधिक जो है ना रेड, जो लाल रंग है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगर विचलन सबसे अधिक होगा ना, विचलन अगर सबसे अधिक होगा, तो उस रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। ये 2 बात को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जिस रंग का विचलन ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसलिए रेलवे ट्रैक में जो सिग्नल के रूप में जो है ना लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि लाल रंग का जो है ना विचलन अधिक है, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या होता है इसका, कम होता है। मतलब लाल रंग ज़्यादा फैलता नहीं है, ये एक सीधे निकल जाता है, ठीक है। इसलिए
रेलवे ट्रैक के सिग्नलों में जो है ना, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर पूछेगा कि मतलब वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। अगर विचलन सबसे कम होता है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो जिसका विचलन कम उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, और लाल रंग का मतलब विचलन कम होता है, इस लाल रंग का विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। अच्छा, बैगनी का विचलन क्या होता है, कम होता है, मतलब कम मुड़ता है ये, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक सवाल ये भी बनता है आपका कि रेलवे सिग्नल में आखिर लाल रंग का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग कि लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। और ये जो लाल रंग जो है ना, फैलता नहीं है, एक सीधा चलता है, ठीक है। इसलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला दूसरा प्रश्न है हमारा, आज कम ही चर्चा करने का मन है मेरा प्रश्न ऑप्शंस को लेकर के। तो दूसरा जो प्रश्न है क्या है कि आकाश नीला क्यों दिखता है हमको। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है 3/4 पानी है, 70-71% क्या है, जल ही है। और ये सब जल जो है ना, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, परिकिरणित कर देता है। मतलब प्रकाश का परिकिरण के कारण आकाश का रंग हमको कैसा दिखता है, नीला दिखता है। याद रखिएगा, प्रकाश का परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है, और सुबह सुबह के टाइम में आकाश का रंग लाल दिखता है, वो भी प्रकाश का परिकिरण के कारण ही दिखता है, ठीक है। अच्छा, तारों का टिमटिमाना दिखता है किसके कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जो तारे टिमटिमाते हुए हमको नजर आते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, जो हमको लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। मतलब सूर्यास्त या सूर्योदय, मतलब जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है, तो उस समय जो है ना, आकाश का रंग हमको कैसा लगता है, लाल लगता है। तो ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चौथा जो प्रश्न है, आज तेजी से थोड़ा चलेंगे। चौथा प्रश्न क्या है कि प्राश्रव्य तरंग, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए, प्राश्रव्य 3 तरह का होता है। जो हमारा ध्वनि है ना, 3 तरह का, 3 भागों में बांटा जाता है इसको। एक होता है श्रव्य, मतलब जिसको हम लोग ऑडिबल बोलते हैं, सुन सकते हैं, 20 से 20,000 HZ तक होता है। एक होता है श्रव्य ध्वनि, जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इसको हम मनुष्य जो है हम लोग सुन सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक जो होता है अवश्रव्य होता है, ठीक है। कौन सा ध्वनि होता है, अवश्रव्य होता है, ठीक है। जिसका जो श्रव्यता परास है 20 SZ से क्या होता है, कम होता है। मतलब 20 SZ से कम, जिस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुत्ता है, हाथी है, ये जो है ना, अवश्रव्य ध्वनि निकालता है, वो 20 SZ से कम की ध्वनियों को सुन लेता है। कुत्ता जो है ऐसा है कि वो 20 SZ से कम और 20,000 HZ से अधिक की ध्वनि को भी सुन सकता है, ठीक है। मतलब 45,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है कुत्ता। तो ये तो कौन सा ध्वनि है भाई, ये है श्रव्य, मतलब इसको सुनने लायक है ये, ठीक है। और ये कौन सा है, ये आपका अवश्रव्य। ये कौन सा है, अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है। अच्छा, एक और होता है आपका, एक होता है प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया प्राश्रव्य ध्वनि, इसका जो होता है ना 20,000 से, ठीक है, मतलब अधिक, 20,000 से क्या होगा, अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रकार की ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जिसमें मतलब क्या होता है, विस्फोटक जो होता है, विस्फोट जो होता है, सोनार जो होता है, मतलब समुद्री चीज़ों का खोज पूछ करने में जिसका इस्तेमाल करते हैं, या ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, जो ब्लू व्हेल मछली है, ये सब जो है, चमगादड़ जो है आपस में ना बात करता है, जो चमगादड़ सब, वो जो है ना प्राश्रव्य ध्वनि को ही निकालता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है बात करने में, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्राश्रव्य ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। मतलब इसका जो ध्वनि का जो आवृत्ति है ना, 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हमारा कान जो है ना, 20 से लेकर के 20,000 के बीच का ध्वनि को सुन सकता है, ठीक है। 20 से कम वाला को भी नहीं सुन सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा वाला को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। चलिए आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गूंज, जो इसको बोलते हैं इको साउंड बोलते हैं ना, जो गूंज है सुनने के लिए, ठीक है, ध्वनि को कितना दूर होना पड़ेगा, मतलब स्पष्ट सुनाई देगा, तो 17.3 मीटर होता है। कितना दूर होना चाहिए, 17.3 मीटर, ठीक है। इको आने के लिए 17.3 मीटर कोई व्यक्ति अगर दूर है तो उसको मतलब इको आवाज़ आएगा, मतलब
दोबारा जैसे जो बोलेंगे, जैसे किसी पहाड़ में चढ़ के हम लोग बोलते हैं ना हेलो, तो उधर से भी उल्टा आवाज़ आता है हेलो, उसको ही बोलते हैं इको। तो कितना होना चाहिए, कितना दूरी पर होना चाहिए, 17.3 मीटर दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न। यदि एक तार का प्रतिरोध क्या कर दिया गया है, एक तार का प्रतिरोध को, एक तार है उसका प्रतिरोध को, और उसका प्रतिरोध क्या है, आर है, और उसकी लंबाई दुगनी कर देते हैं। उसकी लंबाई क्या कर देते हैं, दुगनी कर देते हैं। देखिए मोटाई वाला हम बताए थे पिछला वीडियो में, अब लंबा वाला बताते हैं। देखिए एक तार है ये, और एक तार है आपका ये। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती होता है। लेंथ के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। मतलब लंबाई अगर बढ़ेगा, लंबाई अगर बढ़ेगा, आपका लंबाई अगर क्या होगा, बढ़ेगा। एक तार ये था, एक तार ये था। ठीक है, लंबाई अगर क्या होगा भाई, बढ़ेगा। मतलब लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई अगर घटेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। मतलब समानुपाती का यही मतलब होता है कि एक चीज़ अगर बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा, और दूसरा चीज़ अगर घटेगा तो मतलब मतलब पहला चीज़ भी क्या होगा, घटेगा। मतलब दोनों साथ साथ होगा। अगर लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, लंबाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें से कम विद्युत धारा जाएगा। ठीक है, किस क्या होगा, कम विद्युत धारा जाएगा। एक ये वाला तार है और एक ये वाला तार है, दो तार है। बताइए दोनों में से प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा। मतलब तार जितना छोटा प्रतिरोध उतना कम, तार जितना ज़्यादा लंबा प्रतिरोध उतना ज़्यादा। ठीक है, तो क्या बोला है इस सवाल में कि तार को दुगना कर देते हैं। तार को क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं। जो नया प्रतिरोध होगा क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। अगर यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध लग रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 4 ओम का प्रतिरोध लगेगा, क्योंकि दुगना कर रहा है वो। ठीक है, तो लंबाई बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा का मान जो होगा क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो लंबाई के साथ विद्युत धारा का जो संबंध है वो वोहित क्रमानुपाती का संबंध है। लंबाई के साथ वोहित क्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है, मतलब लंबाई को अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, हमारा घटेगा। अगर लंबाई को हम लोग घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो लंबाई के साथ कैसे, लंबाई अगर एक तार छोटा है और एक तार ज़्यादा लंबा है, एक 5 मीटर का तार है और एक 10 मीटर का तार है, तो बताइए किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो छोटा होगा वो कम प्रतिरोध लगाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध जानते हैं आप, ओम, ओम ने दिया था प्रतिरोध का नियम, और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम ही होता है। अब है गैल्वेनोमीटर, थोड़ा स्पीड में चलना है। गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है क्या बताता है कि कोई अगर विद्युत परिपथ है ना, उस परिपथ में विद्युत धारा मौजूद है या नहीं है। मतलब परिपथ में, विद्युत परिपथ में धारा की स्थिति को बताता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा है या इस परिपथ में विद्युत धारा नहीं है। ठीक है, तो क्या मापता है ये, विद्युत धारा को बताता है। ठीक है, विद्युत धारा की स्थिति को बताता है कि कोई अगर तार है तो उस तार में विद्युत धारा करंट है या नहीं है, उसको बताता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए ये मापता नहीं है कि कितना है, सिर्फ बताता है कि हाँ इसमें करंट है, इसमें करंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। एक ऑप्शन आपका नीचे रह गया, नहीं एक ऑप्शन कहाँ है, ये देखिए कितना नीचे है। 1 किलोवाट घंटा जो है, ये जो है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। आप लोग पढ़े होंगे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक, चलिए आगे अगला है, सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है। मतलब सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, मतलब ईंधन, मतलब ऐसा ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता हो। ठीक है, कोयला जलाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, परमाणु ऊर्जा में भी प्रदूषित होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो सूर्य से मिलने वाला ऊर्जा है ना, उसको कितना भी इस्तेमाल करें तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ जो ऊर्जा का स्रोत था वो क्या है, हमारा सौर ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आगे, अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। तो जो अवतल दर्पण का उपयोग है इसमें, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों को पीछे देखने में उत्तल दर्पण का, सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ना, जब भी कोई वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव और
फोकस के बीच में रखेंगे तो वो जो है ना क्या करता है कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाता है, ठीक है। इसलिए दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए ना मतलब अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गाड़ियों का हेडलाइट में भी अवतल दर्पण होता है। जो आँख नाक कान का डॉक्टर होता है उसके पास भी अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है, जिससे कि वो आँख नाक कान का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इस्तेमाल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है ना किस पर निर्भर करता है? एक तो है लंबाई पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध याद रखिएगा आप लोग, किस किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर करता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्षेत्रफल पर करता है, मतलब कितना तार मोटा है कितना पतला है। उसके बाद प्रकृति पर भी करता है, मतलब वो जो तार बना हुआ है किस प्रकृति का है। उसके बाद जो है किस पर करता है, मतलब गुण लंबाई पर चौड़ाई पर, और तापमान पर करता है। किस पर करता है? तापमान पर भी निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध, ठीक है। तो लंबाई के क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर करता है, ठीक है, लंबाई पर निर्भर करता है। क्या ऑप्शन है हमारा? पहला ऑप्शन है कि लंबाई पर, ठीक है, ये लंबाई पर करता है। अच्छा, चालक का क्षेत्रफल पर, इस पर भी करता है। चालक की प्रकृति पर भी करता है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चालक का जो प्रतिरोध है इन सभी बातों पर निर्भर करता है, ठीक। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का योग क्या होता है? तो समांतर क्रम में क्या होता है ना, उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा, मतलब बट्टा के रूप में होगा, ये वाला होगा समांतर क्रम, ठीक है। और श्रेणी क्रम में ये वाला होगा। और समांतर क्रम में ना तारों को, हमारे घरों में जो तार को जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है कि प्रतिरोध का मान कम होता है और विद्युत धारा अधिक मिलता है, ठीक है। तो समांतर क्रम में हमारे घरेलू परिपथ में जो है, हमारे घर के अंदर जो भी बिजली का बोर्ड वगैरह लगा हुआ है वो समांतर क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही तार में बहुत सारे उपकरण को जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो समांतर क्रम याद रखिएगा। समांतर क्रम में क्या होगा? बट्टा वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? आप लोग बताइए कि विद्युत मोटर को पहले क्या क्या मिलेगा? उसको पहले करंट देंगे हम, तब वो घूमेगा, ठीक है। तो पहले उसको विद्युत धारा मिलेगा, उसके बाद वो यांत्रिक ऊर्जा, मतलब वो क्या करेगा, पहले करंट लेगा फिर उसके बाद घूमेगा, ठीक है। तो विद्युत मोटर को याद रखिएगा आप लोग, पहले उसमें करंट देंगे, चालू करेंगे, फिर वो चलना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर जनरेटर पूछता आपको, तो जनरेटर को क्या करते हैं? पहले घुमाते हैं, उसके बाद वो करंट देता है, ठीक है। तो जनरेटर होता तो ऑप्शन ए हो जाता है, यहाँ पे मोटर है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला 14 नंबर, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मान लीजिए कि आँख है आपका, तो इस आँख में ये क्या है आपका, ये आपका आँख है, ये आपका क्या है, आँख है, और ये आँख का क्या है हमारा, रेटिना है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पर ए रखा हुआ है, ठीक है, दूर में है। निकट दृष्टि में तो नज़दीक का चीज़ देख लेता है साफ साफ, लेकिन दूर का चीज़ देख नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रकाश का किरण जाएगा ना, तो बनना चाहिए था प्रतिबिंब कहाँ पर, रेटिना पर बनना चाहिए था। यहाँ वो क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है ना रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसलिए इसका इलाज करने के लिए ना अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है, ठीक है। तो अवतल लेंस याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओम का नियम किस पर आधारित है? ओम का जो नियम है वो किस बात पर आधारित है? जो जॉर्ज साइमन ओम ने नियम दिया था वो किस बात पर आधारित था, ये आपको ओम का नियम जो था किस पर था कि अगर कोई तार है, ठीक है, तो उन दोनों, उस तार के दोनों बिंदुओं के बीच, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर और उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा के बीच जो है ना समानुपात का संबंध होता है, ठीक है। समानुपात का मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को ना विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ए मीटर को कैसे जोड़ते हैं भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, इंद्रधनुष में लाल रंग इंद्रधनुष में जो लाल रंग है सबसे ऊपर होता है, ठीक है। अभी आपको बताए थे हम कि इंद्रधनुष में सबसे जो लाल रंग होता है ना वो सबसे ऊपर में होता है, और उसका विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है। और विचलन अगर सबसे अधिक होगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, जिसके कारण से रेलवे सिग्नल में लाल रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सबसे नीचे तो बैगनी रंग होता है जिसका विचलन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो 18 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगे, ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंगे मतलब पराश्रव्य ध्वनि वाला, याद रखिएगा। पराश्रव्य तरंगे किन जीवों द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो
चमगादड़, स्पेशली चमगादड़ के द्वारा, ठीक है। चमगादड़ जो आपस में बात करता है ना, चमगादड़ ना दिन में दिखता नहीं है उसको, तो चमगादड़ जब भी उड़ता है ना तो उसके पंखों से जो हवा है, वो हवा जो है इतना तेज आवाज़ निकलती है जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। वो मतलब हवा जो है, सामने कोई अगर वस्तु रखा हुआ है तो उससे टकरा करके उसके कान में आ जाती है आवाज़, और चमगादड़ को पता चल जाता है कि सामने कोई चीज़ रखा हुआ है, इसलिए वो अपना रास्ता क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो प्राश्रव्य ध्वनि निकलता है चमगादड़, आपका व्हेल हो गया, आपका जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ पर भी जो है ना, जो मतलब प्राश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल होता है, मतलब आवाज़ निकलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग अल्ट्रासाउंड का मशीन है वहाँ पर भी जो है ना प्राश्रव्य ध्वनि ही निकलता है, जिस आवाज़ को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। क्या है, गूंज तभी सुनाई देता है जब ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच दूरी होना चाहिए। बताया अभी आपको 17.3 मीटर, कितना मीटर, 17.3 मीटर। कोई आवाज़ हम लोग तभी सुन पाएंगे जब हम मतलब आवाज़ देने वाला व्यक्ति और हमारे बीच का दूरी जो है ना 17.3 मीटर हो, तभी आवाज़ को हम साफ साफ सुन पाएंगे, ठीक है। चलिए, नॉर्मल ध्वनि को अगर ज़्यादा तेज बोलेंगे हम तो थोड़ा दूर भी आवाज़ जा सकता है, तो नॉर्मल, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न होगा आज का। अच्छा, और भी प्रश्न है क्या? अच्छा, अंतिम प्रश्न है ये साथियों, 25 प्रश्नों का सीरीज है, ठीक है। तो 20 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है, विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया था? तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था, मतलब अगर किसी तार में विद्युत धारा है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ जो है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस बात को कौन बताया था? ठीक है, अगर कोई तार है जिसमें करंट बह रहा है तो उस तार के चारों तरफ जो है ना चुंबकीय गुण आ जाता है। इस बात को कौन बताया था? तो ऑर्स्टेड ने बताया था। कौन बताया था? याद रखिएगा, ऑर्स्टेड ने। मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था किसने? ऑर्स्टेड ने किया था। इसी ने बताया था कि अगर कोई धातु से बना हुआ तार है और उसमें करंट पास हो रही है, ठीक है, तो वो उस तार के चारों तरफ जो है ना चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बात को कौन बताया था? ऑर्स्टेड ने बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब जापान में एक शहर है क्योटो, ठीक है, जहाँ पर 1997 में, याद रखिएगा कब, 1997 में, ठीक है, 1997 में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ना निरंतर बढ़ते जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़े उसको कम करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था क्योटो में। जापान में एक शहर है क्योटो। कब बुलाया गया था? 1997 में। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के लिए, ठीक है, ये लगाया गया था। ग्रीन हाउस गैस हम लोग जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य जो जिम्मेवार है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब उत्सर्जन हो रहा था बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, ठीक है, और उस मात्रा को कंट्रोल करने के लिए ना क्योटो में एक सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर रोक करने के लिए। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग भविष्य में ईंधन के रूप में हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि भविष्य में जो ना हाइड्रोजन जो गैस है उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में कर सकते हैं? क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि ये जो ना प्रदूषण रहित है, मतलब हाइड्रोजन गैस को जो जलाएंगे हम लोग ना, ये प्रदूषण नहीं फैलाएगा, इसलिए, ठीक है। सस्ता तो नहीं है, ठीक है, अगर सस्ता होता तो अब तक हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हो गया होता, करना शुरू कर देते हम लोग, तो सस्ता नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है ना मतलब हाइड्रोजन गैस का अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है। तो ये प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है, मतलब इसको जलाने पर प्रदूषण, किसी प्रकार का भी प्रदूषण नहीं फैलेगा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है भविष्य में, ये हमारी भविष्य की पूंजी है, बाद में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 2 ओम 4 ओम के 2 प्रतिरोध है, ठीक है, क्या है? यदि 2 ओम 4 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े हैं, कैसे जोड़े हैं? समांतर क्रम में। तो आप समांतर क्रम में जानते होंगे ना कि 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम आपका। अच्छा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 आपका, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 3/4। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, बाद में फिर मान को पलटना पड़ता है, ठीक है, प्रतिरोध निकालने के लिए बाद में मान को क्या करेंगे? पलटेंगे। पलटेंगे का मतलब क्या हुआ कि 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसको जब काटेंगे हम ना तो 1.33 आते रहेगा। तो 1.33 ओम जो होगा ना, ये क्या होगा हमारा? तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, तो आज के सेशन का ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है, ठीक है। पढ़ते हैं, क्या है सवाल? ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? हम सभी जानते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए ना, मतलब ध्वनि को
संचरण करेगा, मतलब ध्वनि जो आवाज़ हम लोग निकालते हैं एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ पहुंचने के लिए कोई माध्यम चाहिए, या तो वो माध्यम होगा ठोस, या तो वो माध्यम होगा द्रव, या तो वो माध्यम होगा गैस। मतलब ध्वनि जो है निर्वात में कभी नहीं चलता, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ध्वनि निर्वात में मतलब अगर कोई ऐसा माध्यम है जहाँ पर हवा, पानी और गैस कुछ है ही नहीं, तो ध्वनि जो है ना गमन नहीं करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि जाएगा ही नहीं, आवाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं जाएगा। तो ध्वनि जो चलेगा ना उसको चलने के लिए माध्यम होना चाहिए, या तो वो सॉलिड होगा मतलब ठोस होगा, या लिक्विड होगा, या फिर क्या होगा गैस होगा। तो सबसे अधिक जो ध्वनि का चाल होता है वो होता है सॉलिड में, ठीक है, और सबसे कम जो चाल होता है वो होता है गैस में, याद रखिएगा। सबसे अधिक जो होगा चाल किस में होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है, और सबसे कम जो चाल होगा ध्वनि का किस में होगा, हमारा गैस में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग लोहा का कोई पाइप है, उसको अगर हथौड़ा से ठोकते हैं, ठीक है, तो कितना तेज आवाज़ निकलता है, ठीक है ना। और वहीं पर जो हम लोग कितनों चिल्ला करके बोले तो हमारा आवाज़ 100 मीटर से ज़्यादा, 100 मीटर 150 मीटर से ज़्यादा नहीं जा पाता है। तो ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठोस में सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किस में होता है भाई, तो गैस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर बोला है कि अधिकतम किस में होगा, अधिकतम, तो अधिकतम किस में होगा, ठोस में होगा। अगर यहाँ बोलता न्यूनतम किस में होगा, तो न्यूनतम किस में हो जाता, वायु में हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। क्या प्रश्न है, पढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधनों के जलने से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है, मतलब जीवाश्म ईंधन जो भी है उसको जलने से कौन सा गैस निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो चैनल के साथ आप सभी साथी बने रहिएगा। आप लोगों के लिए 1 तारीख से जो है ना प्रीवियस ईयर का PYQ क्वेश्चन, जो साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर में, जैसे कि 2012 में, 2013 में, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब मतलब 21, 22, 23, 24 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना फाइनल एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम होता है BSEB का, बिहार बोर्ड द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, तो वो एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उन क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और हाँ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए।